क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कल के लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी या समझ प्राप्त हुई थी? फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ समझ में आया था? बढ़िया। क्या एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल आज हम देखने के लिए तैयार है? शुरू करें? सब लोग का हाई आना चाहिए मेरे को। सब लोगों का हाई आना चाहिए। जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सबका हाई आना चाहिए और टाइम पे लेक्चर आया करोगे तुम लोग। कैन वी स्टार्ट? बहुत ही बढ़िया। एक क्विक रिकैप। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पे सेंटर ऑफ मास पता करना है, यानी कि आपको ये आर पता करना है, तो फॉर्मूला है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर तीन ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे तो आप तीन ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते हो। आप इसके आगे प्लस करके m1r1 नीचे प्लस m3 कर सकते हो। अगर आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स है तो आप इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे जितने ऑब्जेक्ट्स उतना आप इस चीज को और आगे बना के फॉर्मूला लिख सकते हो। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया। पिछले लेक्चर में हमने एक सादा वाला न्यूमेरिकल भी चेक किया। अब आज के लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं। थ्री थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म hollow spheres of radii 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter are so located that their centers are on the three vertices of a equilateral triangle ABC having each side 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं मुझे ए पॉइंट पे एक मास दिखाई दे रहा है जो कि m है। मुझे बी पॉइंट पे एक मास दिखाई दे रहा है जो कि 4m है और मुझे सी पॉइंट पे एक मास दिखाई दे रहा है जो कि 9m है। ये तीनों के तीनों मासेस एक इक्वलैटरल ट्रायंगल के एजेस पे, वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं। हालांकि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, हर एक बंदे का खुद का रेडियस भी दिया हुआ है। यानी कि ये जो आर आपको दिया हुआ है ये इन स्फीयर का रेडियस है। जैसे कि पहले वाले स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 2 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले का 3 सेंटीमीटर। और हमें एक और चीज बोली गई है कि जो आपका इक्वलैटरल ट्रायंगल है उसका ईच साइड 10 सेंटीमीटर का है। यानी कि हर एक साइड उसका 10 सेंटीमीटर का है। हमें ऐसा पहले से ही बताया गया। सो अब हमें पता करना है डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमें वो डिटरमाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटर ऑफ मास में ये होता है, जो मैंने आपको कल भी बोला, कि सबसे पहले आप एक एक्सिस को डिनोट करें। अगर आप मेरे कल के एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे तो कल के एग्जांपल्स में मैंने खुद आपको एक्सिस दी थी। मैंने खुद आपको बोला था कि ऐसी एक एक्सिस है, इधर एक मास है, इधर एक मास है, इधर एक मास है, बताओ सेंटर ऑफ मास किधर है। पर क्या आप आज के क्वेश्चन में ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि आपको एक्सिस तो दी नहीं है। और ऐसे टाइम पे मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आपकी मर्जी, जिधर एक्सिस लेना है उधर एक्सिस आप ले सकते हो। इट्स योर टेक कि आपको एक्सिस कहां लेनी है। इस फिगर को थोड़ा अलग से हम लेके आते हैं। बढ़िया।
अब एक्सिस बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना मैं किस जगह को एक्सिस ले रहा हूं, और आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप एक्सिस कहीं पे भी ले सकते हैं। यू कैन मेक द एक्सिस एनीवेयर यू वांट। मैं इस पर्टिकुलर जगह को एक्सिस मान रहा हूं। कहां मैंने एक्सिस बनाई है, जरा ध्यान से चेक कीजिए। ऑल ऑफ यू पुट योर ब्रेन्स एंड लुक एट द थिंग कि मैंने एक्सिस कहां बनाई है, मैंने किस पॉइंट को ओरिजिन माना है। मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन माना है, यानी कि सी पॉइंट से एक्सिस गुजर रही है, मैंने ऐसा माना है। आप क्या कर सकते थे, आपके दिमाग में अगर डाउट है कि नहीं सर मैं और कौन सी एक्सिस को मान सकता था, आप ऐसा भी मान सकते थे कि एक्सिस जो है वो बी पॉइंट से गुजर रही है। ऐसे आप मेरी ग्रीन कलर की जो लाइन है वो देखिए, आप इस तरह से भी मान सकते थे। आप और भी एक तरह से एक्सिस ले सकते थे, अगर आपको चाहिए तो आप ए पॉइंट से भी एक्सिस निकाल सकते, पर ए पॉइंट से एक्सिस निकालना बेवकूफी होगी। सी पॉइंट एंड बी पॉइंट पे एक्सिस लेना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा आपका, जो मैंने सी पॉइंट पे एक्सिस ले लिया। अब आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी आप डिस्टेंसेस लिखते हो, ये जो भी डिस्टेंसेस आपने लिखे हैं, m1 r1, m2 r2, m3 r3, ये जो भी डिस्टेंसेस आपने लिखे हैं r1 r2 r3, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से नापे गए हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस एक्सिस से नापे गए हैं। कहां से नापे गए, एक्सिस। सूरज जरा आप ए पॉइंट पे मुझे एक्सिस बना के दिखाना। सूरज का सवाल है ए पॉइंट पे एक्सिस क्यों नहीं बने, क्या बोलते हो, ऐसा बनाओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा बनाओ, दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक्सिस के दोनों क्वाड्रेंट के अंदर सी और ए जा रहा है? क्वाड्रेंट समझता है आपको एक्सिस का, बराबर है कि नहीं? सो आपको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक्सिस का ओरिजिन एक तरफ है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक तरफ है। ऐसा कुछ फीलिंग आएगा तो सेंटर ऑफ मास में थोड़ा मजा आएगा। दैट्स रियली ग्रेट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट डू यू वांट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। R इज इक्वल टू m a x a, और यहां पे हम लिखते हैं x प्लस m b x b m c x c होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द वन फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे, ma ya प्लस mb yb प्लस mc yc अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा, आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि सर कल तो आपने बोला था वेक्टर विक्टर में कुछ ऐसा बीसा देगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। अरे बाबा, क्या आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब आप ये पर्टिकुलर डायग्राम देखेंगे तो हर एक बंदे की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। अगर हर एक बंदे का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास है तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही निकालोगे आप। अब जैसे जैसे मैं पुट करूंगा आपको मेरी बातों पे यकीन आने लगेगा। सबसे पहले, क्या आप MA जानते हैं क्या है? मैं तो जानता हूं MA है कितना, M। क्या आप जानते हैं MB कितना है? MB इज 4M। क्या आप जानते हैं MC कितना है? दैट इज 9M। चलो, M का कार्यक्रम पूरा डन हो गया। क्या आप जानते हैं XA कितना है? व्हाट इज XA? XA इज द डिस्टेंस ऑफ द A वाला मास फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? बट XA इज द X कोऑर्डिनेट ऑफ इट। क्या है XA? क्या है?
एक्स ए उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का एक्स ए कॉमा वाई ए कोऑर्डिनेट होगा। अभी एक्स ए कॉमा वाई ए कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं यहां से एक इस तरह की डॉटेड लाइन बनाऊंगा और मैं यहां से एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ बनाऊंगा। बचपन में अगर कभी भी ग्राफ वाफ अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स ए कॉमा वाई ए, क्योंकि ये पॉइंट ए पे है। एक्स ए कितना आएगा, अगर ये टोटल 10 का है तो ऑब्वियसली बात है इतना 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एग्जैक्टली आधा एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। सो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये हाइट चाहिए, राइट। अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट के लिए हाइट चाहिए, इस पॉइंट को मैं डी मान रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं, डी मान रहा हूं। हाइट इज एक्चुअली एडी, वाई कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली एडी, चेक करके देख सकते हैं आप, पर एडी आपके पास है नहीं। एडी निकालने के लिए आप ट्रायंगल कंसीडर करिए ए डी सी, और उस एडीसी नाम के ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एडीसी नाम का जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहां पे, वो एडीसी नाम का ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जरा मैं आपके लिए उसको शेड कर देता हूं। ये वो ट्रायंगल है जो आप देख रहे हो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की कौन कौन सी चीजें आपको पता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि सी डी 5 सेंटीमीटर है और आपको पता है कि सी ए 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला था ट्रायंगल के सारे साइड्स 10 सेंटीमीटर के। सी डी आधा हो गया, सी ए 10 सेंटीमीटर है, पर तुम्हें एडी चाहिए, एडी इज द वाई कोऑर्डिनेट। एडी निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एडीसी, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर आप एडी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आएगा 10√3/2, दैट इज एडी कम्स आउट टू बी 5√3। तो क्या आपको पता चला कि आपके पास इसके कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं, दैट इज 5√3। कितना है मेरा एक्स ए, एक्स ए है मेरा 5, कितना है मेरा वाई ए है मेरा 5√3। चेक कर लीजिए ये बातें कितने को समझ में आई, बताइए। बाद में सिर्फ पुट करना है, बाद में सिर्फ पुट करना है फॉर्मूले में, एम ए की जगह पे एम ए की वैल्यू, एक्स ए की जगह पे एक्स ए की वैल्यू, सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी बोलिए क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं। कितने लोग को समझ में आया कि मैंने एक्स ए और वाई कैसे निकाला। आ जा, कमान कमान कमान, हाया ना बोलो, हाया ना बोलो। अगला एक काम तुम्हारे लिए, अगला एक काम तुम्हारे लिए, करोगे करोगे, अगला काम तुम्हारे लिए करोगे। चलो मुझे बताओ एक्स सी और वाई सी कितना है। सिंपल सा काम दिया तुमको, एक्स सी और वाई सी कितना है, कमान, बहुत सिंपल सा काम है, कम ऑन। क्या तुम देख पा रहे हो सी पॉइंट ही ओरिजिन है, क्या तुम इस बात को देख पा रहे हो, सी पॉइंट ही तुम्हारा ओरिजिन है। अगर तुम्हारा सी पॉइंट ओरिजिन है तो एक्स सी और वाई सी 0 0 होगा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है तुम लोग को, क्या कहते हो, बढ़िया आया ना, हाँ या ना, ये हाँ या ना। ये टी यू एफ कौन है, कौन है टी यू एफ, टी यू एफ किसका नाम है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
और एक काम बाकी है हमारा, एक्स बी वाई बी, बोलो एक्स बी वाई बी, यानी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स बी वाई बी। कम ऑन, 8वीं स्टैंडर्ड में ग्राफ नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, मुझे वो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। कम ऑन, एक्स बी कॉमा वाई बी, इज इट 10 एंड 0, इज इट 10 कॉमा 0? कितने लोग को इस बात पे यकीन है कि इट इज 10 कॉमा 0? कम ऑन यार, बचपन में ग्राफ तो पढ़ा होगा यार। हाँ, बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऐसा प्लॉट ब्लीड किया रहेगा, ऐसा ग्राफ पेपर लेके, है ना। क्या तुम्हें ये पता चल रहा है कि बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर पे है, बराबर है, और वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट को 0 लिखा। सबके दिमाग में क्लियर है? अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे फटाफट x की वैल्यू और मुझे फटाफट y की वैल्यू चाहिए। इंसानियत में ऑनेस्टली पुट करो, ठीक है, पेन और पेपर लो, पुट करो, सब तुम्हारे सामने है, और इज्जत में मुझे x और y की वैल्यू बताओ। चलो, एवरीथिंग आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट ऑनेस्टी के साथ x और y की वैल्यू बताओ। चलो जल्दी करो। एक ही बार करने का, सही आंसर लाने का, टेंशन नहीं लेने का। स्क्रीन ऊपर कीजिए। यश, हॉलो लोगों की किस्म में, जैसे हॉलो सब्सटेंस होते हैं, रिंग हो गया, उन सबको का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी हो सकता है।
बाकी सब लोगों का सेंटर ऑफ मास अंदर ही मिलेगा। टेक्स्ट बुक में भी आपके पास एक टेबल दिया हुआ है येलो कलर में, दैट इज ऑन द पेज नंबर 70। सो ऐसी चीज़ों का आपको अंदर ही मिलेगा। यस, पेंसिल यानी कि आपका फर्स्ट, उस टेबल का फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, दो मासेस। अरे बाबा, आंसर आए कि नहीं आए? लोगों के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या लोगों के आंसर आ रहे हैं? x बराबर 45/14 सेंटीमीटर, जरा यूनिट यूनिट भी लगाया करो। और y का आंसर क्या लोगों का आ रहा है? लोगों का आंसर y का आ रहा है 10√3/28 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे दो आंसर हैं। आप ये 10/28 भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कोई मुझे इस टॉपिक में डाउट पूछना चाहता है? क्या ये न्यूमेरिकल सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? आज मैं ऐसी सेम न्यूमेरिकल्स होमवर्क देने वाला हूं, तब जाके रोना गाना मत करना, पहले पूछ रहा हूं इसलिए अच्छी तरह से देखो। सिमिलर न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए होमवर्क जाने वाले हैं। कैन वी मूव फॉरवर्ड? इज इट क्लियर? गिव मी यस और नो फॉर एवरीबॉडी, जल्दी। क्या आप अगले न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं? बहुत ही बढ़िया। अगला न्यूमेरिकल आप लोग के सामने है। इस न्यूमेरिकल को जरा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। और ऐसा एक सिमिलर न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क जाने वाला है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है। अ होल ऑफ रेडियस r is cut from a uniform disk of radius 2r. Center of the hole is at a distance r from the center of the disk. सबसे पहले एक काम करो, क्वेश्चन को पूरा गटकने से अच्छा पहले एक बड़ा सा डिस्क बनाओ। ये जो डिस्क आपने अभी बनाया है, इस डिस्क का जो रेडियस है उसको पहले मार्क कर लिया जाए। सो इस डिस्क का जो रेडियस होगा हम उसको मार्क कर देते हैं इस तरह से। वैसे डायामीटर से अच्छा रेडियस ही मार्क करते हैं। सेंटर पॉइंट अपन यहाँ पे ले लेते हैं और अपन इस डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं 2r, ठीक है। जो क्वेश्चन में खुद ही बहुत अच्छी तरह से बोला गया है, होल ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r मैंने बना दिया। अब मैं उसमें से एक होल को कट करूंगा जिसका रेडियस स्मॉल r होना चाहिए। जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? स्मॉल r। पर होल को कट करने का भी एक तरीका है। सेंटर ऑफ द होल इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। यानी कि ये होल कैसा कट होगा, जरा ध्यान से देखना। इस होल को कट करने के लिए एक स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और वो ध्यान ये रखना पड़ेगा। वो होल कुछ इस तरह से होगा। ये जो होल है इसका सेंटर यहां पे है। जो आपने होल कट किया है उसकी दो खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत तो ये होनी चाहिए कि उसका रेडियस r होना चाहिए। तो आप देख सकते हो उसका रेडियस मैंने यहाँ पे r बना दिया। उसकी और एक खासियत होनी चाहिए, पहले लाइन में पहली खासियत लिखी है, होल का रेडियस r होना चाहिए। दूसरी खासियत ये है कि होल का सेंटर, ये जो होल का सेंटर है वो आपके डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली r होगा, और ये इस बात को भी सेटिस्फाई करता है कि डिस्क का टोटल रेडियस 2r है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि दिस होल पर्टिकुलर पार्ट जिसको मैं येलो में शेड कर रहा हूं वो आपका डिस्क है, ठीक है। दिस इज योर डिस्क। और उस डिस्क में से आपने एक होल को आपने क्या किया हुआ है,
कट किया हुआ है। This is your disk and this yellow के बाद this blue one is a disk के अंदर से कट किया हुआ होल। बोलिए, यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया जो ब्लू कलर का होल हमने कट किया उसकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए थी? बोलिए, यहां तक किसी को समझ में आया? जो हमने ब्लू कलर का होल कट किया उसकी खासियत क्या होनी चाहिए थी? उस ब्लू कलर के होल का खुद का रेडियस आर होना चाहिए था और वो ब्लू कलर का जो होल है उसका खुद का सेंटर हमारे डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस पे होना चाहिए था। तो क्या डायग्राम ऐसे ही बनना चाहिए? कम ऑन गिव मी अ यस, फटाफट। डन है। आखिरी लाइन बहुत ही ध्यान से आपने पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकेट, वो लोकेट करना चाहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क। व्हाट डज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क का मतलब क्या होगा? आप ये बात को समझ रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर की चीज है वो यहाँ पे नहीं है, ये खोखला है। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं है, ब्लू कलर की चीज यहाँ पे नहीं है, उसको कट करके वहां से निकाल दिया है। तो अगर ये ब्लू कलर का पार्ट हमने यहां से कट करके निकाल दिया तो एक्चुअली आपको सेंटर ऑफ मास किसका चाहिए? एक्चुअली क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ येलो पार्ट कहां होगा, इस बात की हमें जानकारी चाहिए। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन। अरे रिप्लाई नहीं आ रहा है यार, कम ऑन यार। एक और चीज क्वेश्चन में मेंशन की गई है डायग्राम में, जो यहां पे नहीं लिखी हुई है, वो ये है कि ये जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है इसका मास 3m है और ये जो ब्लू कलर का मास आपको दिख रहा है इसका मास स्मॉल m है। ऐसा क्वेश्चन के डायग्राम में दिया हुआ है। मैंने खुद से डायग्राम बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि डायग्राम बनाने में भी हमको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है उसका जो वजन है वो 3m का है और जो ब्लू पार्ट है उसका वजन m का है। ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें सिर्फ मेहनत इस बात पे करनी है कि क्या हम बता ये सकते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास इस येलो पार्ट का कहां होगा। पर इसमें थोड़ी सी हमें नॉलेज को हमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चलो हम सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को अगर आप स्टडी करोगे, R इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दो लोगों के बीच का फॉर्मूला होता है। यहां पे दो लोग कौन है? एक येलो पार्ट है, एक ब्लू पार्ट है। पर अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे तो आपको सॉरी क्लास, ये जो मास है ये 4m का है, 3m का नहीं है। ये जो मास है, क्वेश्चन के डायग्राम में क्या दिया है बाबा? क्वेश्चन के डायग्राम में, ओके समझा, समझा। देखो क्वेश्चन के डायग्राम में क्या दिया है, येलो प्लस ब्लू। अगर आप येलो प्लस ब्लू करेंगे
तो येलो प्लस ब्लू 4m है, ये याद रखो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ब्लू की बात करोगे तो वो m है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ अगर येलो निकालना होगा तो कितना होगा, 3m होगा, ठीक है। मतलब लिखा हुआ सही था। अगर आप येलो प्लस ब्लू टोटल मास देखेंगे तो 4m दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ ये ब्लू की बात करेंगे तो m दिया हुआ है, और अगर हमने टोटल में से m निकाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है बचा कुचा 3m होगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है जरा उसको हम ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो इस फॉर्मूले में आप एक बात तो चीज नोटिस कर सकते हैं कि बीच का प्लस साइन आपको इस बात के बारे में बता रहा है कि जो भी चीजें हैं वो एक साथ हैं, उसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। सेंटर ऑफ मास आप एक ऐसे सिस्टम का लिख रहे हो जिसमें सारी की सारी चीजें एक साथ हैं, इसलिए बीच में आप ये प्लस साइन को देख पा रहे हैं। पर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे ऑब्जेक्ट्स में से किसी को रिमूव कर दिया गया, इस ब्लू पार्ट को रिमूव कर दिया गया। तो हम हमारा फॉर्मूला जो चेंज करेंगे वो इस तरह से चेंज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम लोग हमारा फॉर्मूला लिखेंगे m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। दिस फॉर्मूला वी विल यूज जब आप हमारी बॉडी से किसी चीज को रिमूव कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहां पे जो m1 और r1 का टर्म आप देख रहे हैं, स्पेशली जो m1 का टर्म देख रहे हैं, वो है आपका टोटल। आप जो m2 वाला टर्म देख रहे हैं यहां पे, वो है आपका जिसको आपने किया है रिमूव। तो ये है आपका रिमूव्ड मास। आप देख सकते हैं फॉर्मूला लॉजिकल है। आपने टोटल में से माइनस किया रिमूव्ड मास, तो आपको जो मिलेगा वो सेंटर ऑफ मास मिलेगा जब आपने ब्लू पार्ट यहां से निकाल दिया, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। तो माइनस साइन इस बात का ख्याल रख रहा है कि टोटल में से अगर आपने ये मास को रिमूव कर दिया, इसलिए यहां पे माइनस साइन है, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो बचे कुचे का आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कुछ चीज उसमें से रिमूव कर दी जा रही। कितने लोगों को एक कंसेप्ट समझा? कितने लोगों को समझा कि ये नया वाला फॉर्मूला किस खुशी में इजाद किया गया? कम ऑन एवरीबॉडी। माइनस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? किसी का सवाल है कि सर अगर एक से ज्यादा मास हम रिमूव करते तो वो भी आगे इसके आगे माइनस में आ जाता, वो भी इसके आगे माइनस में आ जाता। उन सब चीजों को आपको टोटल मास में से सबट्रैक्ट कर देना है। आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एवरीथिंग विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल मास। एग्जांपल के तौर पे किसी ने सवाल पूछा कि सर समझो मैं एक और होल इसमें से कट कर दूं तो अब आप क्या फॉर्मूला लिखोगे? देखिए फॉर्मूला कैसे होगा, अगर मैंने एक और होल इसमें से कट कर दिया तो m1r1 प्लस m2r2 सॉरी माइनस प्लस m3r3 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 माइनस m3। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो नीचे ऐसा। क्या ये फॉर्मूला आपको इस बात की फीलिंग दिखाता है कि ये चीज टोटल है? टोटल में से पहले आपने ये चीज को बाय बाय बोला, फिर आपने और एक चीज को बाय बाय बोला। क्या आपको ये बात की फीलिंग आ रही है कि ये टोटल है? फिर आपने उसमें से m2 को बाय बाय बोला, फिर आपने उसमें से m3 को बाय बाय बोला। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि अगर एक से ज्यादा चीजों को अगर आप बाय बाय बोलते हो तो टोटल वाले में से उस एक से ज्यादा चीज को सबट्रैक्ट करते जाओ। प्लीज डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस प्लस साइन बिफोर। यहां पे ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस साइन लगाया है। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये चीज भी माइनस में आएगी, ये भी चीज माइनस में आएगी। अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो m2 भी माइनस में आएगा, m3 भी माइनस में आएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? फटाफट। फॉर्मूला एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गया, अब सवाल उठता है कि सर एक्सिस कहां लेनी है? एक्सिस कहीं ना कहीं तो लेनी पड़ेगी ना सर।
सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप एक्सिस कहां लेना चाहते हैं। अब अगर आप बुद्धिमान इंसान होंगे तो आप जो डिस्क का सेंटर है, यानी कि ये पॉइंट जिसको मैं ओ नाम दे रहा हूं, आप उसको एक्सिस मानोगे, क्योंकि ओ पॉइंट से सारे के सारे डिस्टेंसेस नापना इजी होगा, क्योंकि सारे के सारे जो सर्कल है, सारे के सारे जो कट है या डिस्क है, उसके सारे के सारे डिस्टेंसेस सेंटर से हमें पता है। अब आप कल ये देखिए कि मैं फॉर्मूला कैसे लगाता हूं, ठीक है। इसको मैं बाय बाय बोलता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पे नहीं लगने वाला। मैंने आर ओ पे मैंने काम करना है। आर ओ मतलब मैंने इस पॉइंट पे मैंने सेंटर ऑफ मास में एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं। M1 का मतलब क्या है? M1 का मतलब है टोटल मास। सो टोटल मास आपका कितना था? टोटल मास था आपका 4m। R1 का कितना वैल्यू होगा? हाउ मच विल बी द R1? R1 होगा 0। क्यों? R1 को मैंने 0 क्यों लिखा? Why did I write R1 as 0? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? टोटल मास का सेंटर ओरिजिन पे ही है, यानी कि जो आपने एक्सिस लिया है और जो आपका टोटल मास है दोनों एक ही जगह पे है। जैसे कि अगर आपने पिछले वाला एग्जांपल गौर फरमाया होगा तो पिछले वाले एग्जांपल में तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोला तुमने मेरे को XC इज इक्वल टू 0, YC इज इक्वल टू 0, बोला कि नहीं बोला? क्यों बोला ऐसा तुमने? क्योंकि तुमको पता था कि ओरिजिन का जो अपना एक्सिस का जो ओरिजिन है और इस सी वाले मास का जो सेंटर है दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बराबर है। तो अगर आप तुम यहां पे भी वही चीज देखो ना, फिर यहां पे भी वही चीज देखो। अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि जो हम बोल रहे हो, जो तुम सुन रहे हो सही है। ऐसा ही है ना एक्सिस? बिल्कुल सही कहा मैंने, एक्सिस यही है। तो क्या टोटल मास का सेंटर और एक्सिस का सेंटर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या लगता है तुम लोग को? टोटल मास ब्लू और येलो दोनों को साथ में देखो। ब्लू और येलो दोनों को साथ में देखो, क्या दोनों का सेंटर और अपना ओरिजिन क्या दोनों सेम है? क्या मेरे को R1 0 लिखना चाहिए था? क्या सब लोग को इस बात पे यकीन है? कम ऑन। अबे यार हाँ ना तो बोल दो। पक्का? माइनस साइन। M2 का वैल्यू क्या है? M2 मतलब रिमूव्ड मास। व्हाट इज द रिमूव्ड मास? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड मास? रिमूव्ड मास कितना था? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द रिमूव्ड मास? ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले को देखो, ब्लू 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 ब्लू। हाँ, रिमूव्ड मास M है। कोई बता सकता है रिमूव्ड मास का सेंटर, रिमूव्ड मास का सेंटर और आपके एक्सिस का सेंटर की दूरी कितने की है? रिमूव्ड मास का सेंटर और आपके एक्सिस के सेंटर की दूरी कितने की है? R की। कम ऑन, इतना तो सबको समझ में आ रहा ही होगा। डिवाइडेड बाय तुम्हें करना है M1 माइनस M2। M1 माइनस M2 मतलब 4M माइनस M, काम खत्म। R नॉट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस MR और नीचे बचेगा 3M। यहां से M और M कैंसिल होगा, आंसर होगा -R/3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? आंसर माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव मतलब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा तुम्हारा, ये होगा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, वो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में। माइनस साइन ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास विल बी समथिंग हियर। क्यों ऐसा हो गया? पहले सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है, पहले और सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, पर जैसे ये होल कट किया तो बैलेंस करने के लिए सेंटर ऑफ मास अपने आप को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेगा। लेफ्ट साइड मतलब क्या? लेफ्ट साइड मतलब माइनस एक्स एक्सिस। इसलिए तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर भी -R में आ रहा है, जो कि ये बात सही सही बताता है कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। चेक कर लो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ एक मॉडिफाइड फॉर्मूला और उस मॉडिफाइड फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, बाकी कमाल आप देख चुके हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है?
क्या सब लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? बढ़िया। लेट मी टेक यू टू द टेक्स्ट बुक। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, बस अगर आपने थोड़ा अपना दिमाग रखा सही जगह पे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी द टेक्स्ट बुक। आपका काम है ये वाले क्वेश्चन को होमवर्क करना, जिसको मैंने अभी शेड किया है। अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ रेडियस has a hole of radius r by 2 drilled inside it. One end of the hole is at the center of the sphere while other end is at the boundary. मतलब सेम डायग्राम बनेगा, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियस जो होल का है वो r/2 होगा, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। बस आपके टोटल का रेडियस r है और आपके जो होल आपने कट किया उसका रेडियस r/2 है, बस इतना फर्क है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, प्लस मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करें। 4 uniform solid cubes of edges इतना 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 are kept on the ground touching each other. Locate the center of mass of the system. 4 आपने क्यूब्स बनाने हैं, चारों क्यूब्स को एक दूसरे के साथ टच में रखना है, एक एक्सिस कंसीडर कर लो और आप इन चारों स्फीयर्स का, चारों क्यूब्स का सेंटर ऑफ मास क्या होगा आप उनको बताओ। 4 क्यूब एक साथ चिपक चिपक के रखने हैं। देखो क्या लिखा है, 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स ऑफ एजेस 10, 20, 30, 40 आर केप्ट ऑन द ग्राउंड टचिंग ईच अदर। मतलब सबको टच करके रखना है। तो कैसे कैसे डायग्राम आपका दिखेगा यहाँ पे, अगर आप चारों को टच करके दिखाओगे तो? अभी जो मैंने पहले वाला होमवर्क दिया उसका डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं वो बना नहीं रहा हूं। जो अगला डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 4 क्यूब बनाने हैं। तो समझो आपने इस तरह से बनाए, क्यूब की जगह पे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना रहा हूं जो क्यूब्स की तरह आपको दिखाई दे सकते हैं। ये आपने चारों क्यूब को एक दूसरे के साथ टच करते हुए बनाया। आई होप दैट ऑल द क्यूब्स हैव द डिफरेंट डायमेंशंस। मैं ऐसे अंदाजन बना रहा हूं, मुझे नहीं पता उनका क्या रेशियो है उसका, बट फिर आप ऐसे 4 क्यूब्स एक दूसरे को टच करके बनाओ और यहां पे इस तरह से एक्सिस ले लो, ये इस तरह से आप एक्सिस ले लो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक्सिस ले लिया, आपका 90% काम यहीं पे खत्म हो गया। अब जब आप पुट करोगे तो आपको इस स्फीयर के सेंटर को निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये हर एक स्फीयर का जो सेंटर होगा, जैसे ये स्फीयर का नाम अगर 1 है या ये स्फीयर का नाम अगर a है तो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा XA YA, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा XB YB। तो आपको पता करना पड़ेगा कि XA YA कितना है, आपको पता करना पड़ेगा XB YB कितना है, आपको पता करना पड़ेगा XC YC कितना है। ये सब चीजें पता करने के लिए आपको क्वेश्चन में मदद दी जाएगी उस स्फीयर के डायमेंशन। जैसे खुद ही बोला गया है 4 स्फीयर है जिसके एजेस है 10 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के, 30 सेंटीमीटर के और 40 सेंटीमीटर के। खुद ही आपको बता रहा है कि स्फीयर के डायमेंशंस क्या है। तो अगर आप इस स्फीयर के डायमेंशंस को यहां पे यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज 10 सेंटीमीटर की है। तो अगर ये चीज 10 सेंटीमीटर की है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का 5 सेंटीमीटर का होगा, आधा एग्जैक्टली। तो आपको ये स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स की मदद से या स्फीयर के डायमेंशन की मदद से आपको पता चलेगा कि उनका ओरिजिन से XA XB XC XD और YA YB YC YD ये सेंटर के ओरिजिन से कितनी दूरी पे। एक बार आपको वो सब पता चल गया फिर आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं, X लगाओ Y लगाओ, MA XA प्लस MB XB प्लस
MC XC MD XD होल डिवाइडेड बाय MA प्लस MB प्लस MC प्लस MD। सिमिलरली आप फॉर्मूला लिखोगे y के लिए और आपको x और y मिल गया, वही आपका आंसर है। पर यहां पे सबसे बड़ी आपको जो परीक्षा देनी पड़ेगी वो इस बात की है कि आप सही सही XA XB XC और XD की वैल्यू आप सही सही निकालो। दूसरी परीक्षा आपको यहां पे क्या देनी पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको क्यूब्स का मास नहीं दिया हुआ। चेक कर लीजिए क्वेश्चन, XA XB XC XD भले ही आप इसके डायमेंशन से निकाल लो, पर आपको कहीं पर भी सॉलिड क्यूब्स का मास नहीं दिया हुआ। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मास ही नहीं दिया हुआ। तो मास नहीं दिया तो आप कैसे निकालोगे? बिना मास के आप कैसे सॉल्व करोगे? बिना मास के भी सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि मास और डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। क्या कोई बता सकता है मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? मास डेंसिटी वॉल्यूम वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप सुना है कभी आपने? जानते हैं कुछ आप ऐसा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मास इज हाउ मच? मास इज हाउ मच क्लास? कम ऑन। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सुना है आपने ये सब चीजें? बराबर है। अगर मुझे पहले वाले बंदे का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा लेंथ ऑफ पहले वाले बंदे का क्यूब इंटू उसका डेंसिटी। अगर मुझे दूसरे वाले बंदे का मास निकालना है तो मैं करूंगा लेंथ दूसरे वाले बंदे का उसका क्यूब इंटू डेंसिटी। अगर मुझे तीसरे वाले बंदे का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? लेंथ तीसरे वाले बंदे का उसका क्यूब इंटू डेंसिटी। चौथे वाले बंदे का मास होगा लेंथ उसके क्यूब इंटू डेंसिटी। आई होप आपको पता है कि क्यूब में वॉल्यूम इज द लेंथ का क्यूब। क्या आप जानते हैं पहले वाले बंदे का लेंथ कितने का है? पहले वाले बंदे का लेंथ 10 का है, तो इसका मास आएगा 10 टू द पावर 3 डेंसिटी। इसका आंसर आएगा 20 टू द पावर 3 डेंसिटी। इसका आंसर आएगा 30 टू द पावर 3 डेंसिटी। इसका आंसर आएगा 40 टू द पावर 3 डेंसिटी। सबके मैंने आपको मासेस लिख के दे रही है। ये एग्जैक्टली आपने यहां पुट करना है, टेंशन नहीं लेना है। डेंसिटी नाम का टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में डेंसिटी 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 है, नीचे भी डेंसिटी डेंसिटी आएगा, कॉमन निकाल के कैंसिल मार देना। बराबर। अब एक्स ए क्या होगा? चलो एक्स ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सब लोग एक्स ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्स ए कितना होगा? हाउ मच विल बी एक्स ए? मेरे हिसाब से एक्स ए होगा 5,5। चेक करके देख लो। अगर ये आपका क्यूब है, अगर ये आपका क्यूब है तो ऑब्वियस ही बात है इस क्यूब का सेंटर आधा 5 पे होगा और इस क्यूब का ये वाला सेंटर भी 5 पे होगा, क्योंकि क्यूब का टोटल अगर 10 है, दिस टोटल इज 10, तो इस क्यूब का सेंटर यहां से 5 और यहां से 5 होगा कि नहीं होगा? कितने लोग को लगता है कि एक्स से मैंने बराबर लिखा है? एक्स ए कॉमा वाई ए, ये मैंने क्या लिखा है? दिस इज एक्स ए कॉमा वाई ए। बराबर। कितने लोग को लगता है कि मैंने एक्स ए कॉमा वाई ए बराबर लिखा है? पक्का? चलो, क्या कोई मुझे बता सकता है एक्स बी कॉमा वाई बी कितना होगा? सबकी लेंथ यहां पे है, पहले वाले की लेंथ 10 है, दूसरे की लेंथ 20 है, तीसरे की लेंथ 30 है, उसकी लेंथ 40 है। अब जरा थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना, ठीक है? थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना, ठीक है? ध्यान से देखना मेरी बात, सबको मेरी बात ध्यान से सुननी है। जो आपका पहला वाला क्यूब है, अगर उसकी ये वाली लंबाई 10 की है और जो दूसरा वाला आपका क्यूब है अगर उसकी ये वाली लंबाई 20 की है, इस वाले बंदे की लंबाई 30 की है, इस वाले बंदे की लंबाई 40 की है, क्या आप बता सकते हैं दूसरे वाले क्यूब का एक्स वाला कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितने पे होगा? दूसरे वाले बंदे का एक्स वाला कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितने होगा? मुझे लगता है दूसरे वाले बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से 20 पे होगा। 20 पे 20 पे 20 कॉमा, आप देख सकते हैं सेंटर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। एक्चुअली पहले वाला बंदा ही 10 ले रहा है, तो दूसरे वाले बंदे का आधा, यानी कि ये डिस्टेंस 20 आएगा कि नहीं आएगा?
ओरिजिन से सारे डिस्टेंस नापते हैं, सारे डिस्टेंस ओरिजिन से नापते हैं, ये बात नहीं भूलनी है तुमने। सारे सेंटर्स ओरिजिन से नापते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा 10, क्योंकि टोटल हाइट 20 है। अगर टोटल हाइट 20 है तो 20 का एग्जैक्टली आधा कितने का होगा? 10 का होगा। एक्स बी वाई बी भी तुम्हारे सामने है, चेक कर लो। बराबर? अरे हाया ना, कम ऑन। कोई मुझे बता सकता है एक्स सी वाई सी कितना होगा? वाई सी निकालना सबसे सिंपल होता है। इस वाले बंदे की हाइट कितने की है? इस वाले बंदे की हाइट कितने की है? इस वाले बंदे की हाइट भी 30 की होगी। 30 का आधा कितने का होता है? 15। वाई सी तो इजीली निकलता है। एक्स सी कितना होगा? एक्स सी कम ऑन, एक्स सी कम ऑन एवरीबॉडी, एक्स सी। बहुत अच्छे प्रतिमेश, संदीप, यश, शिवम, वेरी गुड। एक्स सी कम ऑन, कम ऑन। अभिषेक देख, अभिषेक रोकड़े आंखें खोल के देख, इधर ही 30 है, इधर ही 30 है। 10 + 20 इधर ही 30 हो रहा है, और ये 15 होगा ना, आधा 15 होगा ना बे, आधा 15 होगा। 30 का आधा 15 होता है, तो 30 में अपन 15 ऐड करेंगे, 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 होगा ना, कि 35 होगा? सूरज, गिनती आती है? किसी को समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग। 10, 20 और ये डिस्टेंस 15 है ना मेरे भाई, आधा 15 होता है ना, तो 30 में अगर 15 ऐड करेंगे तो 35 होगा कि 45 होगा? हाँ चलो अगला बताओ, एक्स डी वाई डी। अब एक्स डी वाई डी में वाई डी निकालना बहुत सिंपल है। वाई डी क्या होगा? 40 का आधा, 40 का आधा मतलब 20। चलो एक्स डी बताओ, एक्स डी 10, 20, 30, मतलब 10 और 20 30, 30 और 30, 30 और 30 60, 60 में और 20 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्टली 40 का आधा होगा। 60 में 20 ऐड किया 80। आप लोगों के सामने सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, आप लोगों के सामने सारे मासेस मैंने पुट अप कर दिए। क्या आप अब सिर्फ पुट करके आंसर बता सकते हो जाएगा इतना होमवर्क में? होमवर्क में इतना होगा कि नहीं होगा? होगा। पुट करने का होमवर्क तो कर सकते हो ना। पहले वाला तो, पहले वाले में कोई हेल्प नहीं करूंगा, उसका एग्जैक्टली भाई इधर दिया हुआ है, एग्जैक्टली भाई इधर दिया हुआ है। दूसरे वाले न्यूमेरिकल तो मैंने खुद ही कर दिया है पूरा, कुछ तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? तुम इसी को वापस देखोगे कि सर ने एक्स ए वाई ए कैसे लिखा, सर ने एक्स बी वाई बी कैसे लिखा, सर ने एक्स सी वाई सी कैसे लिखा। ये तुम्हारा काम है कि तुम घर पे बैठ के वो चीज देखो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, विद दिस इस चैप्टर की होती है समाप्ति। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्या मैंने इसके पहले भी आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया था? डिड आई गिव यू होमवर्क इसके पहले भी कोई क्वेश्चन को? नहीं? कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया मैंने इसके पहले आपको? चेक कर लीजिए एक बार। 11th क्वेश्चन हुआ है क्या? मुझे लगा मैंने वो होमवर्क दिया है, इसलिए मैंने लिया नहीं। 11th क्वेश्चन। ये वाला, a ball is thrown 100 grams, dropped on the ground 5 meter, bounce repeatedly. क्या? आई थिंक मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, फिर किया ये क्वेश्चन।
तुम लोग होमवर्क करने का रहेगा तो देता हूँ, नहीं करने का रहेगा तो फिर खाली फोकट मतलब नहीं है। मैं क्लास में मुझे 5 मिनट लगेगा, मैं सॉल्व करके निपटा के खत्म कर दूंगा। वाई एम गिविंग होमवर्क, थोड़ा बहुत तो चैप्टर पढ़ के उसको सॉल्व करने की मेहनत तो करोगे। और अगर उतना ही तुमने कर लिया, मैं होमवर्क ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने 11th क्वेश्चन होमवर्क कर दिया, मतलब ऐसा समझ लो आपने 50% चैप्टर रिवाइज कर लिया, क्योंकि इस 11th क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आपका ये नॉलेज बढ़ रहा है कि टकराने के बाद स्पीड क्या होगी, इंपल्स का फॉर्मूला है, फोर्स लगाने का फॉर्मूला है, फोर्स के साथ साथ प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आपका यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड भी रिवाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने टफ क्वेश्चन होमवर्क दिया है, मैंने ऐसा क्वेश्चन होमवर्क दिया जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, और वो फॉर्मूले अगर आपको नहीं आए तो ऑब्वियसली आपको भाग के जाना पड़ेगा पीछे रिवाइज करने के लिए, उससे आपका ही फायदा, पर आप नहीं कर रहे। कम ऑन, होगा 11th वाला होगा, करेंगे। ये लैडर वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्योंकि लैडर वाले क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट्स यूज किए गए हैं वो कंसेप्ट्स सिलेबस में स्किप है। बट लैडर वाले क्वेश्चन का यूज एंट्रेंस में बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन वगैरह हमें पता करनी है। ये रिएक्शंस वगैरह जो हम पता कर रहे हैं, ये रिएक्शंस वगैरह स्किप किया है, तो ये रिएक्शंस नॉर्मल रिएक्शन वगैरह हम एंट्रेंस में जरूर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। बाकी मार्बल वगैरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। मतलब गिन चुन के आपके पास 3 क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया आपके सामने, ये वाला। उसके ऊपर क्या एग्जैक्टली भाई तुम्हारे सामने है, और जो 11th क्वेश्चन है उसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लगाने। अगर आपका होमवर्क हो जाता है तो कृपया करके उसको सेंड करने का, दिखाने का कि सर मैंने होमवर्क किया है, आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। कृपया उतना कष्ट उठाएं। ये मत भूले कि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तो आपको अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, होमवर्क्स पे ध्यान देना चाहिए। आप प्लीज इस बात पे मत सोचिए कि एग्जाम्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, हुए भी तो ऑनलाइन होंगे, हम छाप के पास हो जाएंगे, हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे। चलो 11th क्लास तुम लोग ऐसा करके उल्टा सीधा करके तुम पास हो भी जाओगे, बट ये बात मत भूलो कि 12th स्टैंडर्ड में तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, और 12th प्लस तुम लोगों को एंट्रेंस से बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर 11th स्टैंडर्ड में तुमने मेहनत नहीं की बेटा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट तुमको 12th स्टैंडर्ड में दिखाई देगा, और ऐसा गंदा वाला इफेक्ट दिखाई देगा कि तुम खुद पछताओगे कि काश मैंने 11th पढ़ लिया होता या किसी ने मुझे वापस पढ़ा दिया होता। तो डोंट टेक द रिस्क कि 11th के एग्जाम्स आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, या ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाएंगे, या मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कौन 11th के मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस देता है। ऐसे फालतू सोच में ना पड़े, कृपया करके अच्छी तरह से पढ़ाई स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका ग्रेविटेशन, जो कि इसी का अगला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। जैसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब हमारा ये होगा कि हमारा जो फिजिक्स का पार्ट 1 है वो खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशन जैसा चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। नहीं, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज भी आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, वन ऑफ द सिंपल चैप्टर, ऑल 3 चैप्टर्स आर रियली सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा वो हमें करना है, प्लस हमें फिर सेमीकंडक्टर करना, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स जो बचे हैं वो सिंपल है, ठीक है। और 10 से 15 दिन में हम इन सारे चैप्टर्स को खत्म इजीली कर सकते हैं। सो कृपया बने रहिए, ठीक है। सर आपने ऑप्टिक्स का वीडियो यूट्यूब पे डाला है क्या? ऑप्टिक्स डाला ना बेटा, यूट्यूब पे है ऑप्टिक्स। यूट्यूब चैनल का नाम है गरीब पीपल्स, जिनको नहीं पता है एग्जैक्टली ये स्पेलिंग डालना मिल जाएगा। अगले लेक्चर में जरूर आइए, ग्रेविटेशंस के साथ शुरू करेंगे। चलिए, अरे डन डना डन क्या, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।